बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to all my dear student. I am Humaira Arshad and I am here with new C++ program. Today we will discuss a program in which we take three input from user in variable x, y and z and then decide the largest number, one of them. जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने सेम प्रोग्राम सीखा था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि उसमें हमने 2 वैल्यू यूज़र से गेट की थी और उनमें से हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट किया था। अब इस प्रोग्राम में यह है कि हम 3 वैल्यूज़ यूज़र से गेट करेंगे और उन तीनों वैल्यूज़ में से डिसाइड करेंगे कि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, आप फेमिलियर हो इन तमाम चीज़ों से कि फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन है। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है और हमने अपनी हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल आईओस्ट्रीम डिक्लेयर की। आईओस्ट्रीम जो कि हमारे स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शन को सपोर्ट करता है। उसके बाद हमने नेम स्पेस एसटीडी डिफाइन की। नेम स्पेस एसटीडी जो कि हमारे फंक्शन, हमारे प्रोग्राम में बनने वाले फंक्शन, प्रोग्राम्स, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। ऑलरेडी प्री डिफाइन फंक्शंस डेफिनेशन जो है वो इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद प्रोग्राम का मेन पार्ट शुरू हो जाता है, इंट मेन। और इंट मेन के साथ ही ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है। ये पूरा सिंटैक्स है प्रोग्राम का मेन सेक्शन क्रिएट करने के लिए। उसके साथ ही मेरे पास करली ब्रैकेट है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ से मेरे प्रोग्राम की मेन बॉडी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर क्या है कि इंट मेरे पास, जैसे कि आप लोग फेमिलियर है, डाटा टाइप है जिसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं एक्स, वाई, जी और इसके साथ साथ एक और वेरिएबल लिया है लार्ज। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक चीज़ डिक्लेयर की है कि आप वेरिएबल नेम अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ऑल्दो कि आपको प्रोग्राम में मेंशन ना किया हो। अगर आपको प्रोग्राम में मेंशन कर दिया गया है कि आपने ये वेरिएबल लेने हैं तो देन आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि आपने उन्हीं नेम के वेरिएबल्स को यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल नेम चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि यहाँ पर मैंने एक्स, वाई, जी यूज़ किया तो आप यहाँ पर ए, बी, सी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सी आउट फंक्शन यूज़ किया है जो कि मेरी आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएगा यूज़र को इनपुट एक्स, वाई एंड जी। यानी कि हम यूज़र से 3 वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं, लेकिन यूज़र को हमने लाइक एक स्टेटमेंट में अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो बतानी है। ठीक है, यूज़र को हम कहेंगे कि ये जो हमारा एक स्टेटमेंट है ये शो कर देगी यूज़र को कि उसमें 3 वेरिएबल्स की इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है, उसके बाद सी इन का फंक्शन है। सी इन क्या करता है कि हमारी जो भी वैल्यूज़ गेट की गई होती हैं उनको उनके रेलिवेंट वेरिएबल्स में जाके स्टोर कर देता है। अब इनिशियली हमने क्या किया है कि लार्ज वेरिएबल लिया है और उसको इक्वल कर दिया है एक्स के। ठीक है, यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं, लाइक सपोजिशन है ना, सपोज कर रहे हैं, हमने लॉजिक बनानी है। तो हमने यहाँ पर क्या डिसाइड किया कि हम इनिशियली ये करते हैं कि हमारी लार्जेस्ट वैल्यू एक्स है, यानी कि यूज़र ने जो एक्स की वैल्यू एंटर की है उसको हम लार्ज कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में मैंने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की और इफ़ में मैंने कंडीशन लगा दी वाई ग्रेटर लार्ज। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है कि प्रीवियस लाइन में हमने क्या कहा था कि लार्ज वैल्यू इक्वल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि y इज़ ग्रेटर x। तो इसका मतलब है कि अगर y की वैल्यू x से ग्रेटर है तो लार्जेस्ट वैल्यू में क्या स्टोर हो जाए, y, यानी लार्ज इज़ इक्वल y। ठीक है, इनिशियली क्या किया था कि हमने सपोज कर लिया कि लार्ज वैल्यू x है, लेकिन फिर हमने x की वैल्यू को कंपेयर किया y की वैल्यू से कि y ग्रेटर x, इफ़ यस देन y इज़ इक्वल लार्ज।
नेक्स्ट हमने क्या किया है कि अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जिनको हमने डिक्लेयर करना है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि दोबारा से इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया और मैंने यहाँ पर अगेन कंडीशन चेक की, इज़ इट जी ग्रेटर कि जी की जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो इसको जो मेरे पास लार्ज वेरिएबल है उसमें जी की वैल्यू को स्टोर करवा दूँ। सपोज़ कि मेरे पास जो फर्स्ट इफ़ है ये बी यानी कि वाई वैल्यू इज़ नॉट ग्रेटर, देन द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूट। देन वी विल गो टू नेक्स्ट इफ एंड विच वी चेक इज़ z value is greater large value, then we will decide z is a greater value। अदरवाइज अंडरस्टूड सी बात है कि हम क्या कहेंगे कि x is large, यानी कि y की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, z की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास थर्ड वेरिएबल बच जाता है x, तो x is greater। मैं दोबारा समझा देती हूँ, यही बेसिक हमारे पास लॉजिक है और इस लॉजिक को यूज़ करते हुए हमने 3 वैल्यू में से एक ग्रेटर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली मैंने क्या किया है कि x की वैल्यू को इक्वल कर दिया है लार्ज के, यानी कि यहाँ पर मैं सपोज कर रही हूँ कि लार्जेस्ट वैल्यू x है, ठीक है। फिर मैं इफ़ कंडीशन में गई हूँ और यहाँ पर मैंने चेक किया y ग्रेटर लार्ज कि क्या y की वैल्यू x से ग्रेटर है। अगर तो y की वैल्यू x वैल्यू से ग्रेटर होगी तो मेरा लार्ज नंबर क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, ठीक है। देन अब थर्ड में जो मेरे पास अगेन इफ़ कंडीशन आएगी, यहाँ पर मेरे पास जो थर्ड वेरिएबल होगा उसको मैं कंपेयर करूँगी z ग्रेटर देन लार्ज। अब ये देखें कि यहाँ पर लार्ज में क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अभी पिछली कंडीशन में हमने ये देखा कि y ग्रेटर x, अगर y ग्रेटर x होगा तो ग्रेटर वैल्यू में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, y की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जब हम थर्ड वैल्यू यानी z वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लार्ज में वैल्यू किसकी होगी, y की वैल्यू होगी। हम यहाँ पर चेक करेंगे z ग्रेटर y, अगर तो z ग्रेटर है तो फिर हमारे पास जो मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले आएगा उसमें z की वैल्यू ग्रेटर होगी, यानी कि जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू इस लार्ज वेरिएबल में स्टोर हुई भी होगी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर मेरे पास इफ़ वाला ये वाला y वाला पोर्शन फॉल्स हो जाता है, z वाला पोर्शन फॉल हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि मेरे पास जो x वेरिएबल होगा वही ग्रेटर होगा, क्योंकि फर्स्ट इफ में y वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, z वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो रिमेनिंग मेरे पास x ही बचेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली जैसे मैंने लास्ट टाइम सी आउट फंक्शन यूज़ किया था और यहाँ पर मैंने फाइंड आउट कर दिया जी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, y एंड z इज़, यानी कि 3 वेरिएबल में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो इस वेरिएबल में स्टोर हुई हुई है, ठीक है। तो देखिए हमारी वेरिएबल जो है क्या है हमारे पास, चेंज वैल्यू, यानी कि जो हमारी वैल्यू चेंजेबल है, जो वैल्यू चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पर इनिशियली क्या था, x में वैल्यू लार्ज किसके इक्वल था, x वैल्यू के इक्वल था, लेकिन नेक्स्ट मैंने इफ़ में चेक किया कि क्या x इज़ ग्रेटर y इज़ ग्रेटर x। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर लार्ज में ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी और x की जगह पर y आ जाएगा। देन जब मैं z को चेक करूँगी तो यहाँ पर लार्ज में मेरे पास y होगा, ठीक है। y के साथ चेक करेंगे कि z ग्रेटर y, अगर तो मेरा z ग्रेटर होगा तो फिर यहाँ पर मेरे पास जो लार्ज वैल्यू है उसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। और अगर यहाँ पर मेरी ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, ठीक है, लाइक y ग्रेटर x इज़ नॉट, मतलब कि y की वैल्यू इज़ नॉट ग्रेटर x, तो फिर क्या होगा कि लार्जेस्ट वैल्यू x के ही इक्वल रहेगी और यहाँ पर फिर ये तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी फॉल हो जाएगी। तो फिर हमारे पास ये जो नेक्स्ट इफ़ लगा होगा ना, इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो अगेन x ही आएगी, हम x के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर ये इफ़ ट्रू हो जाता है तो फिर यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये इफ़ फॉल हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर लार्ज वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि z की वैल्यू हमारे तीनों वेरिएबल में से ग्रेटर है और x की वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। और अगर यहाँ पर z ग्रेटर लार्ज, यानी कि z की वैल्यू लार्ज नहीं है x वैल्यू से, तो क्या होगा
कि मेरे पास जो x वैल्यू है वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये थोड़ा सा जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट बनी हुई है, इसको आप मैंने दोबारा से 2-3 दफ़ा आपको समझाने की कोशिश की है और होप सो कि ये आपने पॉइंट गेट कर दिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो इस स्टेटमेंट में तो आप बेटे थोड़ा सा ड्राई रन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो होप सो कि ये लॉजिक भी आपको समझ आ जाएगी। अभी तो जस्ट ये हमने 3 वेरिएबल के साथ कंपैरिजन किया और उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट की है। आने वाले प्रोग्राम में हम मल्टीपल वैल्यूज़ लेके उनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनाब हमारा ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट बन गया है। अब हमने इसकी आउटपुट देखनी है, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें आपने लॉजिक को समझना है और अगर आप लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको इस प्रोग्राम की भी समझ आ जाएगी। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा बस आपने फोकस करना है। अच्छा जी, अब प्रोग्राम बन गया है तो हमने क्या करना है जी, प्रोग्राम को कंपाइल करना है। और कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो हमें क्या बताता है कि हमें हमारे प्रोग्राम में नंबर ऑफ़ एरर्स बताता है और अगर किसी लाइन में एरर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर उस लाइन को भी इंडिकेट करता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास कंपाइलेशन रिज़ल्ट आ रहा है, ये मेरे पास कंपाइलेशन रिज़ल्ट है जिसमें एरर 0 है और वार्निंग 0 है। ये इंडिकेट ये कर रहा है कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज़ कि देखिए यहाँ पर सी आउट है, सी आउट के बाद सेमी कॉलन हमारा सिंटेक्स का पार्ट है, हमने लाजमी सेमी कॉलन यानी टर्मिनेटर्स ऐड करने होते हैं। अगर हम टर्मिनेटर ऐड नहीं करते, देखिए मैंने यहाँ से टर्मिनेटर हटा दिया, रिमूव कर दिए। अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो है वो एरर अकर हो गया है और एरर क्या है, बिफोर सी इन, यानी कि यहाँ पर ये इंडिकेट किया जा रहा है कि सी इन से पहले वाली जो लाइन है वहाँ पर मिस्टेक है और ऑब्वियसली वहाँ पर सेमीकोलन यानी टर्मिनेटर हमारे मिसिंग है। मतलब कि कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास कहाँ पर एरर अकर, किस लाइन में एरर अकर हुआ है और कौन सा एरर है, ठीक है। अब मैं अगेन आपको कंपाइल करके बताती हूँ। एग्जीक्यूशन फेज़ में जाऊँगी और यहाँ से मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर दूँगी। तो जैसे ही मेरा कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यहाँ पर देखें कि एरर 0 है और मेरी वार्निंग भी 0 है। तो अब मुझे नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाना चाहिए जो कि है रनिंग, यानी कि कंपाइलेशन मेरी ओके है, मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो मुझे प्रोग्राम को रन करना है। रन करते ही जनाब देखें कि मेरे पास आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो एक स्टेटमेंट शो हो रही है। जो आप ये देखेंगे ये प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, इनपुट x, y एंड z। तो सेम जैसी मैंने स्टेटमेंट वहाँ लिखी थी वैसे ही स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है। सपोज़ कि मैं यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को चेंज करती हूँ, लाइक यहाँ पर सेमी कॉलन है तो यहाँ पर कॉलन ऐड कर देती हूँ। इनपुट x, y, इनपुट मैं स्टेटमेंट को चेंज कर देती हूँ, इनपुट दी वैल्यू x, y एंड z, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया यानी सेव किया, उसके बाद मैं इसको रन करती हूँ। तो देखें मेरे पास जो मॉनिटर स्क्रीन पर लाइक जो कंपाइल करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपाइल करते हैं, अपना एरर चेक करते हैं क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर एग्जिस्ट तो नहीं करता। नो जी, एरर 0 है। अब मुझे रन करना है तो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर देखे कि जो मैंने यहाँ पर अभी चेंज किया है इनपुट दी वैल्यू x, y एंड z, तो यहाँ पर मेरे पास सेम स्टेटमेंट आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या करना है जी, मैंने 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एंटर करना है। तो सपोज़ मैं वैल्यूज़ एंटर करती हूँ 42, एंटर प्रेस करने के बाद 56 और देन 23। अब मैंने 3 इंटीजर वैल्यू एंटर की 42, 56 एंड 23 और एंटर करने के बाद मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा लार्जेस्ट ऑफ x, y एंड z इज़ 56। ऑब्वियसली 42 इज़ लेस दैन 56, also 23 इज़ लेस दैन 56, दैन लार्जेस्ट नंबर इज़ 56। सेम मुझे मेरी मॉनिटर स्क्रीन पर मेरी लार्जेस्ट वैल्यू शो हो गई है। चलें यहाँ पर इसको दोबारा एक दफ़ा रन करके देखते हैं और अगेन कोई इनपुट हम लेते हैं। सपोज़ के 63, 56 एंड 78। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास 63 इज़ लार्जेस्ट वैल्यू दैन 56,
but 56 is smaller than 78. Also 63 is smallest value than 78, so the largest number is 78. होप सो कि आपको प्रोग्राम की समझ भी आई होगी और आपने इसकी आउटपुट को भी समझा होगा। मज़ीद आपने ख़ुद से प्रोग्राम बनाने हैं, इनको कंपाइल करना है, एरर फाइंड आउट करने हैं, और आपने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसी तरह से सीखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।